हाउ आर यू माई फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एसएससी या एग्जाम्स के लिए जो हिस्ट्री का पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ लग रहा होगा। तो उस हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए हमने पहले जो बातें की थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वैदिक पीरियड ऑफ इंडिया। वैदिक पीरियड इन इंडिया। साथियों, हम जानते हैं कि हड़प्पन के बाद इंडिया में वैदिक एज स्टार्ट हुई। ये माना जाता है कि जो वैदिक एज है, जैसे जैसे इंडिया में आर्यंस रहने स्टार्ट करते हैं, तो आर्यंस की हिस्ट्री है, जैसे जैसे आर्यंस रहना स्टार्ट करते हैं उसको वैदिक एज के हिसाब से पढ़ा जाता है। कई अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तो थ्योरी कहती है कि जो आर्यंस हैं वैदिक एज वाले वो इंडिया के ही वंशज हैं, कि वो कहीं से नहीं आए। ये ब्रिटिशर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है अपने रूल को इंडिया में लेजिटिमाइज करने के लिए, कि देखो जी आर्यंस भी जहां पे जो अभी लोग रह रहे हैं, नेटिव कौन थे, हड़प्पन्स वर द नेटिव एंड आर्यंस वर आल्सो कम फ्रॉम आउटसाइड एंड वी आर आल्सो फ्रॉम कम आउटसाइड, सो वी आर लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ इंडिया। बट कुछ इसके इसीलिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, तो उनका मानना था कि नहीं, ये ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं कि बाहर से आए हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, जो आर्यन थे वो इंडिया के ही वासी थे। लेकिन जो अगर हम स्टडी की बातें करें तो स्टडी ज्यादातर ये कह रही है कि हाँ, जो आर्यन थे वो इंडिया से नहीं थे, वो आए थे मध्य यूरोप से। मध्य यूरोप, रशिया वाला जो सेंट्रल एशिया वाला इलाका है, वहां से एक थ्योरी चलती है सेंट्रल एशियन थ्योरी, जिसको दिया गया है मैक्स मूलर के द्वारा। तो मैक्स मूलर की थ्योरी को आमतौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। उनके अकॉर्डिंग कि बहुत सारे कि आर्यंस कौन हैं, आर्यंस आर सेमी नोमैडिक पेस्टोरल पीपल्स, कि एक घुमक्कड़ लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करते रहते थे। तो हमें मालूम है कि जो सेंट्रल एशिया का रीजन है बड़ा, वहां पे खाने के लिए रहना मुश्किल है, लेकिन वहीं पे इंडिया में नदियां थी, हमने देखा अलग अलग, इंडस, सतलुज, ब्यास, रावी, और लोगों का रहना बहुत अच्छा था। इसलिए एक ट्राइब, यानी कि वो आर्यंस की बहुत सारी ट्राइब, उसमें से एक ट्राइब है वो इंडिया की तरफ, कहने का मतलब। इसको एक बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान की एक फेमस बुक है ज़ेंड अवस्था। यू शुड नो द नेम ऑफ दिस बुक, ज़ेंड अवस्था। इस ज़ेंड अवस्था में भी कहा गया है कि हाँ, एक ट्राइब है आर्यन ट्राइब जो ईरान के रास्ते, जो पर्शिया के रास्ते कहां पे गई है, इंडिया में दाखिल हुई है। तो उससे भी एक मालूम चलता है। या फिर अगर हम देखें कि जैसे बहुत सारे लिंग्विस्टिक वर्ड्स हैं, जैसे कि भ्रातर, जिसको इंग्लिश में क्या कहा गया, ब्रदर, मात्र, जिसको क्या कहा गया, मदर। तो हमें मालूम चलता है कि हमारी जो लैंग्वेज हैं वो भी काफी तरह जो यूरोपियन लैंग्वेज हैं उससे क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन संस्कृत विच आर मैचिंग विद दीज यूरोपियन लैंग्वेज। सिमिलरली हमारे जो काफी वर्ड्स हैं विच आर टेलिंग इन वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, दे आर ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द यूरोपियन कल्चर। तो उससे हमें मालूम चलता है कि हाँ, हो सकता है कि जो मैक्स मूलर की थ्योरी है कि ये आर्यन जो लोग हैं वो बाहर से क्या हुए हो, आए। लेकिन कुछ जो हिस्टोरियंस हैं ना, वो ये भी कहते हैं कि एक लड़ाई हुई, वॉर हुई, जिस वॉर में आर्यंस ने किसको हरा दिया, हड़प्पन्स को हरा दिया, हड़प्पन्स को हरा दिया। इसीलिए हड़प्पन्स जो हैं वो डिक्लाइन हो गए, वो यहां से चले गए और कहां पे जाके बस गए, इन साउथ ऑफ इंडिया, भारत के जो साउथ वाले इलाके हैं वहां तक चले गए। लेकिन ये थ्योरी भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई एक बड़ी वॉर का अवशेष हमें दिखाई नहीं देता कि अगर कोई आर्यन और हड़प्पन में कोई वॉर हुई हो तो बहुत सारे लोगों की जो बॉडीज हैं वो स्केलेटन्स मिले हों, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। तो हम वी आर फोकसिंग ऑन, हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, ये लोग मूव किए थे, लेकिन ये मूवमेंट जो था वो ग्रेजुअल मूवमेंट था, कि धीरे धीरे वैदिक लोग आते रहे और वहां पे जाके सेटलमेंट करते रहे।
चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। हम पढ़ते हैं कि ये लोग खैबर पास, हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, जहां से ये लोग एंटर करते हैं अराउंड 1500 बीसी में। तो जो ऋग्वेदिक पीरियड है हम देखेंगे ये चलता है, इट इज अ मूव फ्रॉम 1500 बीसी टू 600 बीसी। तो अगर पूछा जाए कि वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है, इट इज फ्रॉम 500 बीसी टू 600 बीसी। वी डिवाइडेड this 500 this period into two parts. One is a Rigvedic period, you have to know about this. One is Rigvedic period and second one is a later Vedic period, and we focus Rigvedic period is move from 1500 BC to 1000 BC। भाई ये क्वेश्चन है एसएससी के, ऐसे पूछते हैं वो कि जो ऋग्वेद, मैंने क्या बताया कि वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा जाता है, वन इज ऋग्वेदिक पीरियड एंड सेकंड वन इज अ लेटर वैदिक पीरियड। हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आई ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक की ओर। अगर हम बात करें इनके टाइम पीरियड की, तो ऋग्वेदिक पीरियड इज फ्रॉम 1500 बीसी टू 1000 बीसी एंड लेटर वैदिक इज फ्रॉम 1000 बीसी टू 600 बीसी। तो ओवरऑल जो टाइम बना वो इतना बना। उसकी अगर पार्ट देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि खैबर पास में से होते हुए हिंदू कुश में एक खैबर पास है आज के पाकिस्तान में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। वहां से जो लोग इंडिया में एंटर करते हैं और एंटर करके रहना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जहां पे ये रह रहे हैं, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कि जब ये आते हैं तो इंडिया में कौन कौन सी नदियों के ऊपर इंडस से रहना स्टार्ट करते हैं, इंडस के ऊपर रहना स्टार्ट करते हैं। इंडस जिसको सिंधु भी कहा जाता है। तो हमारे भारत का नाम जहां से पड़ा है सिंधु और हिंदू कल्चर दोनों वैदिक कल्चर से जुड़े हुए हैं। चलो इसको बाद में देखेंगे। सतलुज से लेके सतलुज में रहते हैं। हमारे वैदिक कल्चर में सतलुज को शतूद्री कहा गया है, इसको याद रखना है। सतलुज को क्या कहते हैं? शतूद्री। वैदिक काल में जहां पे सतलुज वर्ड आया उसको सतलुज नहीं कहा गया, क्या बोला गया है? शतूद्री। ब्यास को इज नेम्ड एज विपासा, ब्यास इज अ विपासा। रावी इज वाज नोन एज अ पुरुषनी, रावी वाज नोन एज अ पुरुषनी। चिनाब वाज नोन एज अ अस्किनी। झेलम was known as a Vitasta, and last Indus was named as a Sindhu। तो आपको ये याद रखना है कि जहां जहां पे ये लोग रहते थे उनको कौन कौन से नाम से जानते थे। सतलुज was named as शतूद्री, व्यास was named as विपासा, रावी was as पुरुषनी, चिनाब as अस्किनी, झेलम as वितास्ता एंड इंडस as a सिंध। इसको याद रख लेना है। चलो आगे चलते हैं। अगर हम इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें कि जैसे जब जो लोग आए रहना स्टार्ट किया तो ये ट्राइब की फॉर्म में रहते थे। तो ट्राइब की फॉर्म में रहते, उस ट्राइब को क्या बोलते? जन। तो ट्राइब को क्या बोलते? जन। और जन का एक मुखिया होता था जिसको ये क्या कहते थे? राजन कहते थे। तो जो राजन चुना जाता था, ऐसा नहीं था कोई भी राजन बन जाता। तो राजन के लिए हम देखते हैं कि एक सिस्टम था सभा एंड समिति। समिति इज द असेंबली ऑफ पीपल। जैसे गांव में सारे लोगों का एक ग्रुप था, उसको क्या कहते थे? समिति। उसमें से जो अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ज्ञानी लोग थे, नॉलेजेबल वाले थे, उनका ग्रुप बना लिया जाता था, ग्रुप ऑफ एल्डर पीपल। उनको क्या कहते थे? सभा। तो यू शुड नो बट इज सभा एंड बट इज समिति। समिति इज असेंबली ऑफ पीपल, ऑल पीपल आर इंक्लूडेड इन अ समिति एंड तब सम पीपल आर टेकन फ्रॉम दैट समिति इज कॉल्ड सभा। अभी ये सभा में से ये किसको चुनते थे? अलग अलग सभाएं होती थी ना, तो सभा में से एक राजन को चुन लिया जाता था।
आगे चलते हैं, वुमेन भी सभा एंड समिति में क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। जो अच्छा पॉइंट है कि स्टार्टिंग में सभा एंड समिति में वुमेन का पार्टिसिपेशन था। फिर हम देखते हैं कि जो घर का मुखिया, घर को क्या कहते थे, कुल। आज भी हमारे घर में जो घर है उसको कुल कहा जाता है कि कौन से कुल के हो, तो कुल इज अटैच्ड विद फैमिली। जो फादर थे, मेल था, वो घर का मुखिया होता था, उसको क्या कहते थे, कुलपति। वो क्या है, कुलपति है। फिर कुछ कुल मिल जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनता है ना, उसको कहते थे बिस। कुल का ग्रुप क्या कहा जाता था, बिस। इसका मुखी कौन था, बिस्पति। कुल का मुखी क्या है, कुलपति। बिस का मुखी क्या है, बिस्पति। फिर कुछ बिस मिलके क्या बनता था, जन बनता था। तो ऐसे करके कुल, बिस, जन, ऐसे करके कहने का सिस्टम बनता था। हम देखते हैं कि जो राजा राजन हैं, वो उनके साथ काफी ऑफिसर्स होते थे जो उनको असिस्ट करते थे अलग अलग कामों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट था पुरोहित, जो एक ब्राह्मण था जिसको वेदों की नॉलेज थी, वो उसको पुरोहित कहते थे। एक था सेनानी। सेनानी कौन है, लीडर ऑफ आर्मी। उनकी एक छोटी सी आर्मी थी ताकि बचाया जा सके। आगे जाके ही ये आर्मी स्ट्रॉन्ग बनती है। राजा की पोस्ट लेटर वैदिक पीरियड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसको आगे देखेंगे। तो यही कि ग्रामीणी है, और ग्रामीणी कौन है, एक ग्राम का मुखी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर देखा जाए इनकी सोशल लाइफ, सामाजिक जिंदगी क्या थी, हम जानते हैं मोस्टली पहले तो जो 4 सिस्टम है, आश्रम्स बनाए हुए हैं, 4 आश्रम थे। इनमें 25-25 साल के ऊपर सिस्टम को तोड़ा गया था कि पहले 25 साल जो आदमी है वो क्या रहेगा, ब्रह्मचर्या। वो ब्रह्मचर्या रहेगा, वो ब्रह्मचारी रहेगा, कि शादी नहीं करेगा, पढ़ाई करेगा। फिर इसके बाद 50 साल तक वो गृहस्थ जीवन में रहेगा। तो पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर अगले 75 ईयर्स तक वो धीरे धीरे कामों को छोड़ेगा, वो जाता रहेगा, कामों को धीरे धीरे छोड़ता रहेगा। और लास्ट में 75 से 100 तक वो क्या बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्या, गृहस्थ जीवन, फिर इसको छोड़ेगा, इसको भान कहते हैं, भान सिस्टम। फिर लास्ट में क्या आता है, सन्यासी सिस्टम कहने का मतलब बनता है। तो ऐसे करके 4 आश्रम की हम बातें करते हैं। फिर अगर हम देखें सोशल लाइफ में, तो लोगों को बांटा हुआ था किसमें, जैसे फर्स्ट कौन थे, ब्राह्मण। फिर क्या है, क्षत्रिय। फिर क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास। तो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ाने वाला काम है, जो टीचिंग देंगे, वो कौन थे, ब्राह्मण थे। फिर क्या है, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कौन है, लड़ने वाले, आर्मी मैन। तो जो आर्मी में काम करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, वो कौन थे, क्षत्रिय थे। फिर कौन आए, वैश्यास। वैश्यास कौन है, जो हेल्प करेंगे किसमें, फार्मिंग में, किसान हैं, किसान के अलावा जो काम कर रहे हैं। शूद्रास कौन थे, जो इन तीनों को हेल्प करेंगे अलग अलग कामों, क्योंकि ये तीनों मेन काम थे उस समय की सोसाइटी में। ब्राह्मण का काम था टीचिंग करना, क्षत्रिय काम था आर्मी, लोगों को बचाना, एंड लास्ट वाला वैश्यास का काम था फार्मिंग करना। तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास को हेल्प करने वाले कौन थे, शूद्रास थे। अगर हम देखें जो चारों जो पोस्ट थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ये चारों ऐसी पोस्ट थी जो फिक्स नहीं थी। स्टार्टिंग में ऋग्वेदिक में ये पोस्ट फिक्स नहीं थी भाई। ये पोस्ट है, कोई भी बंदा अगर क्षत्रिय का मन करे कि वो पढ़ना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, तो वो ब्राह्मण बन सकता था। अगर ब्राह्मण का मन करे कि वो क्या करना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, तो वो क्या क्षत्रिय बन सकता था। तो पहले स्टार्टिंग में जो पोस्ट थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। अगर हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि लेटर वैदिक एज में, इन लेटर वैदिक एज क्या होने लगा, लेटर वैदिक में इसको क्या कर दिया गया, पिता पुरुषी कर दिया गया कि जो पहले ब्राह्मण था, चाहे वो कोई भी काम करे वो ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय ही रहेगा, वैश्य वैश्य ही रहेगा। इसके कारण जो शूद्रास थे, चाहे वो अच्छा भी पढ़ाने लगे, टीचिंग करने लग जाएं, आर्मी में चले जाएं, लेकिन वो क्या रहेंगे, शूद्रास ही रहेंगे। तो इससे
लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे कि जो उनका हायरार्की था वो क्या होने लगा, कम होने लगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि चार जो उनकी सोशल लाइफ थी उनमें चार क्लासेस थी, पहले तीन थी, बाद में धीरे धीरे शूद्रास को क्या होने लगा, ऐड होना स्टार्ट हुआ। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ऋग्वैदिक पीरियड में कोई भी चाइल्ड मैरिज हमें देखने को नहीं मिलती। हम देखते हैं कि मोस्टली जो है मैरिजेबल एज क्या है, 16 to 17 ईयर माना गया है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, मैंने आपको अभी बताया कि मोस्टली जो लोग थे वो कारपेंटर का, बीवर्स का, कॉबलर्स का, पॉटर्स का, जो हेल्प करने वाले काम थे, जो वैश्यास को हेल्प करते थे, ऐसे ऐसे काम ये लोग करते थे। और लोगों का मोस्टली जो काम था, खेती बाड़ी तो था ही, लेकिन साथ साथ में काऊ रियरिंग, दूध का काम करना, ये मेन काम था। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काऊ को धन माना जाता था। जिसके पास 100 काउस थी उनको बहुत ज्यादा विद्वान माना जाता था, बहुत ज्यादा अमीर माना जाता था। और खाने में बार बार यवा, इसका वर्णन है। खाने के लिए स्टेपल क्रॉप कौन थी, यवा, जिसको हम बारले या क्या कहते हैं, जौ क्या कहा जाता है। अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये लोग धार्मिक थे, क्योंकि उस टाइम के ऊपर इनका मेन काम क्या था, हमने देखा एग्रीकल्चर। सिमिलरली इट इज दे आर फोकसिंग ऑन काउ। तो इनको डर लगा रहता था कि कोई क्या ना आ जाए, ज्यादा बारिश ना हो जाए, या फिर सूखा ना, ड्रॉट ना आ जाए। तो उसके कारण हम देखते हैं कि इन्होंने अलग अलग चीजों को अपना देवता बनाया। हम देखते हैं कि ऐसे सन की पूजा कर रहे हैं, ये सन टेम्पल हमने देखे हैं कि सूर्य की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इनके देवता हुए हैं वो कौन हुए हैं, इंद्र। इंद्र हु इज द रेन का, जो बारिश के देवता है, रेन के देवता है कहने का मतलब। तो इनको हमेशा पूजा करते थे इंद्र की, कि इंद्र जहां पे क्या लेके आए, रेन लेके आए, ताकि अच्छी फसल क्या है वो पैदा हो सके। सिमिलरली अगर फीमेल गॉडेस पूछा जाए तो क्या है, अग्नि। अग्नि अगर पूछे भी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि हमने देखा कि वेदास में, ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा अगर नाम आया है तो वो किनका आया है, इंद्र का आया है। इसलिए हम मानते हैं कि वो इंपॉर्टेंट देवता थे। सिमिलरली अगर फीमेल की बात की जाए तो उसमें कौन सा नाम आया है, अग्नि का नाम है। आज भी अगर हम देखें शादियों में तो अग्नि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। हम जो फेरे लेते हैं, 7 फेराज लेते हैं, वो अग्नि के पास लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अग्नि में घी डालते हैं और फेराज लेके मंत्र उच्चारण करते हैं, तो हम मानते हैं कि अग्नि क्या है, एक ट्रांसपोर्टर है। अग्नि क्या है, ट्रांसपोर्टर है। अग्नि क्या करेगी, हमारी बातों को कहां तक लेके जाएगी। कहां जाती है अग्नि, ऊपर जाती है ना। तो ऊपर जाती है तो वो हमारी बातों को किसके पास लेके जाएगी, भगवान के पास लेके जाएगी। तो पुराने समय में अग्नि एक ट्रांसपोर्टर काम होती थी, वो हमारी ब्राह्मण की बातों को ऊपर भगवान के पास लेके जाती थी और भगवान उनकी बातों को सुन के बारिश करते थे। तो इसलिए अग्नि को बहुत पूजा जाता है। आज भी हमारे जहां अग्नि की पूजा होती है, अग्नि को बहुत अच्छी देवी माना जाता है। तो अग्नि उनकी क्या थी, देवी थी। जे एक तरीके का इंटरमीडिएटरी काम करती थी, किसके बीच में, मैन और गॉड के बीच में। हम देखते हैं कि इसके अलावा वरुण भी देवता हुए हैं। वरुण उनके इंपॉर्टेंट देवता थे। जे पानी के साथ ही क्या है, अटैच है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि स्टार्टिंग वाले अगर ऋग्वैदिक पीरियड, अभी मैं ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ा रहा हूं, उसमें हमें टेम्पल्स देखने को नहीं मिलते। तो हमें स्टार्टिंग में कोई मंदिर देखने को नहीं मिलता और हमें कोई आइडल, स्टैचू देखने को नहीं मिलता। हम आगे जाएंगे लेटर वैदिक पीरियड में, तो हमें वहां पे स्टैचू देखने को मिलता है, वहां पे मूर्ति पूजा देखने को मिलती है। इसीलिए जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में अलग अलग, जैसे आर्य समाज आया, तो आर्य समाज का मेन काम क्या था कि जो जो त्रुटियां हैं हिंदुइज्म में उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए। तो उन आर्य समाजियों ने कहा कि भाई मूर्ति पूजा तो हमारे नहीं थी बिल्कुल भी, हमारे यहाँ तो स्टैचू नहीं पूजा करते थे। तो ये बाद में आया, लेकिन हमारे हिंदुइज्म में स्टैचू पूजा का कंसर्न नहीं है। तो हम आर्य समाजियों को कहते हैं कि वो स्टैचू पूजा ना करें, मूर्ति पूजा ना करें। तो ऐसे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ये बातें हुई। चलो, तो आज साथियों हमने देखा कि कैसे आर्यंस हैं वो भारत में आते हैं। तो मैक्स मूलर की थ्योरी के बारे में बताया। फिर भारत में आके रहते हैं, कौन कौन सी नदियों के पास रहते हैं, उनके क्या क्या नाम मैंने आपको वो बताया।
फिर मैंने आपको बताया कि कैसे उनका रिलीजियस सिस्टम था, वो किसकी पूजा करते थे, सोशल सिस्टम क्या था, सोशल सिस्टम के बाद उनकी इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, उसके बारे में हमने बातें की। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ी कि वुमेन का सिस्टम बहुत अच्छा था। जैसे कि जो वुमेन है उनको सभा समिति में बुलाया जाता था, कोई भी काम लड़की के बिना नहीं किया जाता था, चाइल्ड मैरिज बिल्कुल नहीं थी। और हमने देखा कि जो सिस्टम है, चाहे वर्णा सिस्टम था, क्षत्रिय ब्राह्मण थे, लेकिन उसमें हायरार्की नहीं थी कि कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता। उस टाइम प्रोफेशन के बेसिस के ऊपर कोई भी कुछ भी बन सकता था। तो सारे सिस्टम में बहुत अच्छी बातें थी। लेकिन धीरे धीरे हम जाएंगे ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक की ओर, हम देखेंगे कि वहां पे काफी कमियां आनी स्टार्ट हुई। चाहे वो बात कीजिए वुमेन की, चाहे बात कीजिए शूद्रास की, चाहे बात कीजिए हायरार्की सिस्टम की, या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम था जहां पे जो राजा चुने जाते थे वो लोगों से पूछ के चुने जाते थे, वहां पे भी हमें देखेंगे कि मोनार्की सिस्टम आना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड में जो जो कमियां हैं उसके बारे में इसकी वीडियो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।